फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज में आज हम समझेंगे कि पीएनएल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज किया जाता है और पीएनएल स्टेटमेंट से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी बात को समझेंगे। दोस्तों, पीएनएल स्टेटमेंट से हमें किसी भी बिजनेस या कंपनी के नेट इनकम या प्रॉफिट का पता चलता है। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टिंग करने से पहले पीएनएल स्टेटमेंट को एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, पीएनएल स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। पर दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल मार्केट एकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो चलिए सबसे पहले तो जानते हैं कि हमें ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आखिर कहां से मिलेगा। तो दोस्तों, आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट में जाकर फाइनेंशियल सेक्शन से पीएनएल स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए एशियन पेंट के फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का पीएनएल स्टेटमेंट अभी आपके सामने है। दोस्तों, कुछ साइट्स भी हैं जैसे मनी कंट्रोल या स्क्रीनर.इन और टिकर। यहाँ से भी आपको पिछले 5 से 8 साल का पीएनएल स्टेटमेंट मिल जाएगा, जिससे आपको कंपेयर करने में भी आसानी होगी कि कंपनी अभी ग्रोइंग फेज में है या कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल श्रिंक हो रहा है। तो जब आप अदर साइट्स के थ्रू, जैसे हमने ये डेटा टिकर से लिया है, पीएनएल स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ हमने एशियन पेंट का ही एग्जांपल लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको पिछले 5 साल के फाइनेंशियल ईयर का डेटा मिल जाएगा, जिससे आपको कंपेयर करने में भी आसानी होगी और आप ईयरली बेसिस पे कंपेयर कर ये पता लगा पाएंगे कि कंपनी के प्रॉफिट ग्रो हो रहे हैं या नहीं। और दोस्तों, पीएनएल स्टेटमेंट में मेनली 2 सेक्शन होते हैं, पहला रिवेन्यू और दूसरा कंपनी के एक्सपेंसेस। और रिवेन्यू से जब हम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि कंपनी अभी प्रॉफिट में है या लॉस में। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप पीएनएल स्टेटमेंट को एनालाइज करना सीखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रिवेन्यू को। तो दोस्तों, रिवेन्यू मतलब टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग रिवेन्यू प्लस अदर इनकम। तो यहाँ ऑपरेटिंग रिवेन्यू में आता है सेल्स फ्रॉम सर्विसेज, सेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स एंड अदर ऑपरेटिंग रिवेन्यू। इसे हम डिटेल में आगे समझेंगे। और अदर इनकम में आता है इंश्योरेंस क्लेम या रॉयल्टी इनकम और इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स, और भी कई हैं। तो पहले समझते हैं कि ये ऑपरेटिंग रिवेन्यू क्या है। तो इसमें जो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट है, इसे भी एशियन पेंट के एग्जांपल से समझते हैं। तो एशियन पेंट को जो पेंट बकेट जो कि उसका प्रोडक्ट है उसे सेल करने से जो रिवेन्यू आता है वह हो गया उसके रिवेन्यू फ्रॉम द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब एशियन पेंट कई सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है, जैसे क्विक होम मेकर या फिर वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस, फुल होम क्लीनिंग आफ्टर पेंटिंग। तो इनसे जो रिवेन्यू कलेक्ट होता है वह आता है रिवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज में। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एबीसी नाम की एक कंपनी है जो पेंट बनाती है, तो उसे पेंट बेचने से और पेंटिंग रिलेटेड सर्विसेज से जो रिवेन्यू आएगा उसे कहते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दोस्तों, ये जो नेट सेल्स का फिगर है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, ये कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही दिखाता है। और कंपनी की नेट सेल्स अगर कंसिस्टेंटली बढ़ रही है तो ये कंपनी की ग्रोथ को दर्शाता है। एग्जांपल के लिए हम देखते हैं एशियन पेंट के नेट सेल्स फिगर को। तो आप देखेंगे कि साल 2018 में एशियन पेंट का नेट सेल्स था 16,887। वहीं साल 2019 में एशियन पेंट का नेट सेल्स था 19,349। ऐसे ही कंटिन्यूअसली मतलब कंसिस्टेंटली एशियन पेंट ने अपने नेट सेल्स को बढ़ाया है। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है और ये उसकी ग्रोथ को दर्शाता है। तो दोस्तों, चलिए अब समझते हैं रिवेन्यू फ्रॉम अदर इनकम को। तो मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका एक वेयर हाउस है जिसे उसने रेंट पे दिया है। तो उसे जो रेंट का पैसा आएगा वो अदर इनकम में माना जाएगा, क्योंकि कंपनी का काम तो है पेंट बनाना और पेंट बेचना, तो ये उसकी अदर सोर्स ऑफ इनकम हुई। और ऐसे ही मान लीजिए कि कंपनी ने स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट किया है और हाँ, बैंक में भी एफडी की है। तो इससे जो कंपनी को प्रॉफिट और इंटरेस्ट आएगा ये भी कंपनी की अदर इनकम में ही आएगा। और यही ऑपरेटिंग रिवेन्यू और अदर इनकम को ऐड करने पर हमें कंपनी का टोटल रिवेन्यू मिल जाता है। चलिए अब समझते हैं एक्सपेंसेस को। तो इसमें भी कई सारे सेक्शन होते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। तो चलिए अब एक एक कर इन्हें भी समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड को। एशियन पेंट का ही एग्जांपल लेते हैं। तो पेंट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे पिगमेंट्स या सॉल्वेंट और एडिटिव्स, तो इस पे हुआ मतलब रॉ मटेरियल को खरीदने में हुआ जो खर्चा है वो इसमें आता है। नेक्स्ट है परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो कंपनी अपने कारोबार को चलाने के लिए जो भी बना हुआ सामान या तैयार माल खरीदती है उसको परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। और कंपनी ने जो माल इस साल बेचा लेकिन जिसका उत्पादन
पिछले साल में हुआ था। ऐसे माल को बनाने में हुए खर्च को चेंज इन इन्वेंट्री और फिनिश्ड गुड कहा जाता है। तो चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि एशियन पेंट ने साल 2021 में 100 बकेट पेंट बनाया, पर वह उसमें से सिर्फ 50 बकेट को ही बेच पाई। तो अब जो बाकी बचा 50 बकेट पेंट है वह उसे नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 में बेचेगी। तो अब जो कंपनी 2022 में पेंट बेचेगी जिसका उत्पादन 2021 में हुआ था, ऐसे माल को बनाने में हुए खर्च को चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड कहते हैं। और दोस्तों, अगर ये वैल्यू नेगेटिव में है तो इसका मतलब है कि इस वर्ष में कंपनी ने जितना पेंट बेचा उससे ज्यादा पेंट बनाया। तो बिक्री और बिक्री में होने वाले खर्च के अनुपात को देखने के लिए कंपनी इस साल के खर्च में से इस खर्च को घटा देती है और बाद में जब कंपनी उस माल को बेच देगी तो उस खर्च को दिखा दिया जाएगा। और माल के बिकने के बाद जब उस खर्च को पीएनएल में दिखाया जाता है तो उसे परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की लाइन आइटम में ही दिखाया जाता है। दोस्तों, आप समझते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को। तो किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज पर जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज को सैलरी देना या कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स देयर प्रोविडेंट फंड एंड अदर एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस, तो ये सारे एक्सपेंसेस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आते हैं। अब समझते हैं फाइनेंस कॉस्ट को। तो दोस्तों, कंपनी कई बार बैंक से लोन लेती है या प्राइवेट लेंडर से डेट लेती है, तो उस पे कंपनी को जो इंटरेस्ट पे करना होता है ये एक्सपेंसेस फाइनेंस कॉस्ट में आते हैं। दोस्तों, आप समझते हैं डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन को। तो जो डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन को समझने से पहले हमें समझना होगा टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स को। तो पहले समझते हैं टेंजिबल एसेट्स को। वो एसेट्स जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम छू या देख सकते हैं, जैसे लैपटॉप, प्रिंटर, व्हीकल्स, प्लांट, मशीनरी या बिल्डिंग, वो टेंजिबल एसेट्स में आते हैं। अब टेंजिबल एसेट्स का एक सर्टेन लाइफ स्पैन होता है जिसमें वो कंपनी को इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं और इस यूजफुल टाइम पीरियड में समय के साथ वो डेप्रिशिएट होते जाते हैं, जिसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। पर किसी भी एसेट को डेप्रिशिएट होने के बाद नहीं, बल्कि उसके लाइफ स्पैन के हिसाब से डेप्रिसिएशन में शो किया जाता है। चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि एक कंपनी है जो एक लैपटॉप परचेज करती है जिसे वो अगले 5 साल तक यूज करेगी और जिसकी कीमत 50,000 है। तो इसमें डेप्रिसिएशन को ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा, डेप्रिसिएशन कॉस्ट डिवाइडेड बाय एसेट लाइफ स्पैन, मतलब 50,000 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 साल की उसकी लाइफ स्पैन है। तो अब यह वैल्यू आ जाती है 10,000। तो अब अगले 5 सालों तक हर साल डेप्रिसिएशन में 10-10 हजार रुपए शो किए जाएंगे। इस तरह से डेप्रिसिएशन कॉस्ट को शो किया जाता है। अब समझते हैं इनटेंजिबल एसेट्स को। तो वो एसेट्स जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते, जो कंपनी को इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं, उसे इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं, जैसे ब्रांड्स, पेटेंट्स, गुडविल, कॉपीराइट और जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, जिस तरह से टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होने को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, उसी तरह से इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होने को हम एमोटाइजेशन कहते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं अदर एक्सपेंसेस को। अब दोस्तों, अदर एक्सपेंसेस में भी कई तरह के एक्सपेंस आते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब इसमें आता है एक्सपेंसेस जैसे स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स पे हुआ खर्चा, पावर एंड फ्यूल, इंश्योरेंस या रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी एंड बिल्डिंग जैसे एक्सपेंसेस इसमें आते हैं। नेक्स्ट है सेलिंग एक्सपेंसेस, जैसे एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन में हुआ खर्चा, कमीशन ऑन सेल्स, सर्विस एक्सपेंसेस, वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस ऑन वारंटी ऑफ सेल्स। और दोस्तों, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसमें आता है R&D में हुआ खर्चा, ट्रैवल कन्वीनियंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स और भी कई तरह के एक्सपेंसेस हैं, जैसे रेंट, पेमेंट टू ऑडिटर, डोनेशन, कंसल्टेंसी चार्जेस और ऑफिस मेंटेनेंस जैसे खर्चे इसमें आते हैं। अब नेक्स्ट है अदर एक्सपेंसेस। तो दोस्तों, अदर एक्सपेंसेस में भी एक अदर एक्सपेंस है, चलिए इसे समझ लेते हैं। तो इसमें आता है डाउटफुल डेट या फिर बैड डेट, जो इररिकवरेबल एडवांसेस हैं जिसके अब मिलने की उम्मीद नहीं है, वह एक्सपेंसेस इसमें आते हैं। अदर एक्सपेंसेस में नेक्स्ट है रेट्स एंड टैक्सेस, जिसमें बेसिकली लाइसेंस लेने में हुआ खर्चा या ड्यूटी टैक्सेस या वेल्थ टैक्स जैसे खर्चे आते हैं। तो दोस्तों, हमने रिवेन्यू को समझ लिया और एक्सपेंसेस को भी। और जब हम टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को टोटल रिवेन्यू से माइनस करते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हमें बताता है कि कंपनी को ओवरऑल कितना मुनाफा या प्रॉफिट हुआ, और इसका कंसिस्टेंटली बढ़ना कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। अब दोस्तों, कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया उस पे कंपनी को कुछ टैक्स भी पे करना पड़ता है, जैसे करंट टैक्स या फिर शॉर्ट टैक्स प्रोविजन फॉर अर्लियर ईयर्स, जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ छूट मिलती है।
या फिर डिफर्ड टैक्सेस। तो जब हम इन एप्लीकेबल टैक्सेस को प्रॉफिट बिफोर टैक्स से माइनस करते हैं तो हमें पता चलता है कि कंपनी को एक्चुअल में नेट प्रॉफिट कितने का हुआ, मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमें बताता है कि सारे टैक्सेस, इंटरेस्ट या एक्सपेंसेस के बाद कंपनी को एक्चुअल में प्रॉफिट कितने का हुआ। और इसीलिए हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जरूर चेक करना चाहिए किसी भी कंपनी में, जो कि हमें कंपनी के एक्चुअल नेट प्रॉफिट को बताता है। और अगर ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है तो ये कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव साइन है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एशियन पेंट के केस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हुआ है। बस इस साल ये पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, क्योंकि रॉ मटेरियल जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा इफेक्ट पड़ा है। पर ओवरऑल ये सही है, पिछले 5 सालों में नेट प्रॉफिट इंक्रीज ही हुआ है। दोस्तों, एक और सबसे जरूरी डेटा है जो हमें पीएनएल स्टेटमेंट में चेक करना होता है, वह है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि कंपनी को उसके कोर बिजनेस से कितना प्रॉफिट या मुनाफा हो रहा है। क्योंकि हम जब किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेनली उसके कोर बिजनेस को ही एनालाइज करते हैं, और इसे हमने डीपली इसी वीडियो में कवर भी किया है। तो अगर किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो वह कंपनी के लिए अच्छा साइन है, और यह बताता है कि कंपनी अभी ग्रोइंग फेज में है। दोस्तों, एक और डेटा जो हमें चेक करना होता है, जो कि बहुत जरूरी है, वह है एडजस्टेड ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर। यह आपको बताता है कि इस कंपनी का एक शेयर आपको कितने रुपए अर्न करके देगा। दोस्तों, हमने ईपीएस को, मतलब अर्निंग पर शेयर को, इस वीडियो सीरीज में पहले भी कवर किया है। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को शुरू से देखें। आप आई बटन पे क्लिक कर इस प्लेलिस्ट को शुरू से देख सकते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख सकते हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको आज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करना समझ आया होगा। और अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद।